हेलो, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आई वेलकम यू ऑल इन केम फोकस। आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो से समझ पा रहे हो आप? वाटर है ना। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो कहीं ना कहीं वाटर की ब्रेकडाउन होगी, देखेंगे कब कैसे। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर there occurs there occurs a change in concentration of H plus and OH minus ion। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो H प्लस, और जब भी आप कभी सॉल्ट को मिलाते हो पानी में, तो H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज हो रही है तो आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर के ब्रेकडाउन के कारण H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बदलता है जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं पानी में। तो ठीक है, अब इसको हमें इलेबोरेट वे में समझना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बोले तो एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl कहां से बना है बच्चा? NaOH और HCl के न्यूट्रलाइजेशन से। KNO3, इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं ना, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इनको आपने क्या किया? पानी में मिला दिया। ये गया पानी में, जाते ही टूट गया। Na प्लस बनाया और Cl माइनस बनाया, एकदम बढ़िया टूट गया। H2O जो है वो तो हमेशा ही अपने इक्विलिब्रियम को सेट करके रखता है H प्लस और OH माइनस आयन के साथ। ये भी हो गया। अब ये सब कुछ तैयार है, हमारा सोल्यूशन भी तैयार है, उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं। जिस NaCl को आपने डाला वो जाते ही अंदर टूट गया है, Na प्लस और Cl माइनस बना दिया है। अब ये जो H2O है, इसकी ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। थोड़ा देखकर बताओ, जो आयंस बन रहे हैं वो आयंस क्या इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे या नहीं? ये जो Cl माइनस बन रहा है, क्या वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा या नहीं, ये बताना है। तो बच्चा आपको पता है क्या, Na प्लस जो ऊपर बना है वो Na प्लस क्या H प्लस के साथ कंबाइन करेगा? नहीं करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं करेंगे। क्या ये जो Na प्लस है ऊपर वाला, वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करेगा इन वाटर? कभी नहीं। मैंने आपको बताया था, कभी भी पानी के अंदर NaOH बनता नहीं है। पानी के अंदर NaOH 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि OH माइनस आयन Na प्लस आयन के साथ कंबाइन नहीं करेगा इन वाटर। समझना इस बात को। बच्चा लोग इस ऑफलाइन क्लास में हमेशा से गलत आंसर बोलता है, कहता है कि हाँ मैम ये हो जाएगी रिएक्शन। नहीं होगी ना, ये रिएक्शन नहीं होगी। पानी के अंदर ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। पानी के अंदर इससे उल्टी वाली रिएक्शन होती है। NaOH टूटा हुआ रहता है पानी के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता। इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब जो आपने, हाँ एक और, बच्चा लोग कभी कभी कहता है कि मैम कोई बात नहीं, ये Na प्लस है ना, वो बताओ वो तो H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बच्चों Na प्लस H2O के साथ नहीं रिएक्ट करता है, NaH2O के साथ रिएक्ट करता है। बच्चा लोग बोलता है मैम Na प्लस रिएक्ट करेगा और बनेगा आपका NaOH और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। Na प्लस H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। Na रिएक्ट करता है, मेटल और पानी की रिएक्शन होती है। फाइन, ये समझ गए। अब आते हैं Cl माइनस में। क्या Cl माइनस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा? नो। क्या Cl माइनस H2O के साथ रिएक्ट करेगा? नो अगेन। क्या Cl माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा? क्या ऐसा होगा? Cl माइनस प्लस H प्लस गिव्स HCl इनसाइड वाटर? कभी नहीं होगा। पानी के अंदर HCl बनता नहीं है, वो टूटे हुए फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने NaCl मिलाया है, जो Na प्लस और Cl माइनस आयन फर्निश कर रहा है, ये आयंस ना ही H2O को जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना ही H प्लस को जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना ही OH माइनस आयन को जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो दोनों ही आयन इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं।
और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम बिल्कुल अनअफेक्टेड है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। H2O आराम से H प्लस और OH माइनस आयन में टूटता रहेगा, अपना जैसे उसका रिएक्शन चल रहा है वैसा ही होगा। रूम टेम्परेचर पे कितने रहेंगे आपको पता ही है। एट रूम टेम्परेचर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 10 टू द पावर -7 और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 10 टू द पावर -7 मोलर। इतनी मेंटेन रहेगी, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, ना ही फॉरवर्ड शिफ्ट ना ही बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वाटर अपनी नॉर्मल स्टेट में है, कोई भी ज्यादा पानी और टूट नहीं रहा है, जितना पानी नॉर्मली रहता है अपना आयनाइज्ड स्टेट में उतना ही है। तो हम बोलेंगे नो हाइड्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट को पानी में डालते हो तो। और उस पानी की पीएच कितनी रहती है बच्चों, उस पानी की पीएच तो 7 ही रहेगी, है ना, क्योंकि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है और वो मेंटेन है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, ओके। तो pH इज इक्वल टू 7, दैट इज न्यूट्रल। मतलब जो टेबल सॉल्ट होता है, घर में जो नमक आप यूज करते हो, उस नमक को पानी में डालोगे, उसका pH रूम टेम्परेचर पे 7 ही रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है ना। सेकेंड केस है सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट देखना है। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl। इनसे मिलकर एक सॉल्ट बना है NH4Cl। ठीक है, या फिर NH4NO3। ये सारे सॉल्ट्स हैं। अब ये जो NH4Cl है ये पानी में जाने के बाद टूटेगा। हाँ टूटेगा, NH4 प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। मैंने आपको बताया था अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं। NH4 प्लस और Cl माइनस बनाए। ओके, H2O जो है वो तो अपना टूटा हुआ फॉर्म में ही है, थोड़ा बहुत H प्लस और OH माइनस आए। ओके, अब ये जो Cl माइनस है, देखकर बताइए क्या Cl माइनस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा? नो। क्या Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा? ऑब्वियसली नो। HCl कभी भी बनता नहीं है पानी के अंदर। HCl पानी के अंदर टूटे हुए फॉर्म में रहना प्रेफर करता है। Cl माइनस क्या H2O के साथ कंबाइन करेगा? नो। H2O के पास लोन पेयर है, Cl माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ क्यों कंबाइन करेंगे? अब आती है बारी NH4 प्लस की। NH4 प्लस क्या ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा? नो। पॉजिटिव पॉजिटिव। NH4 प्लस क्या OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा? यस यस। NH4 प्लस जो है ना वो इस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा, OH माइनस के साथ कंबाइन किया करेगा। और जब NH4 प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो आपको पता है ये जो OH माइनस है वो तो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट साइड में है ना, राइट। इसका मतलब है NH4 प्लस क्या कर रहा है, OH माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, OH माइनस को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर OH माइनस आयन, ये मैं थियरी पार्ट लिख रही हूं, ठीक है, रिएक्शन में अभी आपको बाद में लिखकर बताऊंगी। OH माइनस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बताना ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। अगर प्रोडक्ट घट जाता है तो रिएक्शन चाहता है उस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा बनाए, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो NH4 प्लस क्योंकि OH माइनस के साथ कंबाइन कर गया, OH माइनस हो गया डिक्रीज, इसलिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम shifts in forward direction. Clear? Okay. अब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गई, इसका मतलब समझ में आ रहा है। H2O अधिक अधिक टूटेगा इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन, मतलब H2O का टूटना बढ़ गया है। H2O का जो टूटना है, आयनाइजेशन ऑफ H2O वो इंक्रीज हो गई है, या फिर हम बोले तो डिसोसिएशन, टूटना ऑफ H2O बढ़ गया है। इट मीन्स लाइसिस हो रहा है वाटर का, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्यों हुआ? अमोनियम आयन के कारण हुआ, दैट्स वाई आप बोलोगे इसे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब मैं इसका इक्वेशन लिख देती हूँ, ये तो थ्योरी पार्ट मैंने लिख दिया, इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है, NH4 प्लस, मैं एक साथ इक्वेशन लिख दूंगी, बात क्या क्या हो रही है बहुत ध्यान से समझना प्लीज, बहुत ध्यान से। क्या क्या हो रहा है देखो, आपको पता है ना OH माइनस जो बना, OH माइनस, ये जो OH माइनस था, ये OH माइनस आयन अधिक यूज होने लगा है ना, यूज हो रहा है, घट रहा है, और घटने के कारण ये जो रिएक्शन थी वो शिफ्ट हो गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके बाद थोड़ा समझना, पानी अधिक टूटता जा रहा है, तो पानी क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस आयन दोनों बनाएगा टूट टूट के, उसमें से जो OH माइनस आयन है, उस OH माइनस आयन को तो फिर से अब्सॉर्ब करने वाला NH4 प्लस प्रेजेंट है, तो पानी अधिक टूट रहा है, राइट राइट राइट, लेकिन OH माइनस आयन जो बन रहा है उसको तो NH4 प्लस गेन कर रहा है। इसका मतलब OH माइनस आयन हमेशा गेन होता जाएगा बाई NH4 प्लस, हमेशा OH माइनस आयन को खींचता जाएगा NH4 प्लस, तो सोल्यूशन में अधिक कौन हो जाएगा, H प्लस, है ना। पानी के टूटने से H प्लस और OH माइनस आयन दोनों बनते हैं, लेकिन OH माइनस आयन के साथ कंबाइन कर लेता है NH4 प्लस और बना देता है NH4OH, लेकिन जो H प्लस आयन है वो तो सोल्यूशन में स्पेयर्ड रह जाता है ना, और क्योंकि H प्लस आयन बचा हुआ रह जाएगा सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा, करेक्ट। पहले जो आपका पानी था उसमें H प्लस और OH माइनस आयन बराबर था, अभी क्या हुआ, पानी ज्यादा टूट रहा है, पानी ज्यादा टूट रहा है, उसमें से जो OH माइनस आयन बन रहा है वो तो NH4 प्लस उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन H प्लस फ्री बचा हुआ रह जा रहा है इन सोल्यूशन। एज अ रिजल्ट आपका जो सोल्यूशन है उसमें अब H प्लस ज्यादा हो गया है व्हेन कंपेयर टू OH माइनस, एज अ रिजल्ट आपका सोल्यूशन एसिडिक हो गया। ओके, सो आई शैल राइट, सोल्यूशन जो आपका है, आयोनाइजेशन ऑफ H2O इंक्रीज हुई ना, और आयोनाइजेशन ऑफ H2O इंक्रीज होने से more H plus and OH minus ion are formed. जो OH माइनस आयन है, ये वाला OH माइनस आयन, वो तो अब्सॉर्ब्ड बाय NH4 प्लस, यही से तो शुरू हुआ था सब कुछ, कंबाइन विथ NH4 प्लस, ठीक है। जो H प्लस है वो रह गया है फ्री, फ्री H प्लस इंक्रीज, और फ्री H प्लस अगर रह जाएगा सोल्यूशन में तो क्या होगा, सोल्यूशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक। इसलिए जो आपकी सॉल्ट है, इस सॉल्ट में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से ही बना हुआ सॉल्ट था, इस सोल्यूशन की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। हाइड्रोलिसिस कौन सा होता है, कैटायनिक होता है, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन। अब मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, अल्टीमेटली तो यही हो रहा है कि NH4 प्लस जो है ना वो पानी के OH माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है, NH4OH बना रहा है और H प्लस को फ्री छोड़ दे रहा है इन वाटर। ओके, ये रिएक्शन है नेट रिएक्शन, ये रिएक्शन डिपिक्ट कर रही है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, H2O का टूटना, H2O टूटा, OH माइनस आयन बना, H प्लस आयन बना, OH माइनस आयन को NH4 प्लस गेन कर लिया और H प्लस फ्री हो गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये रिएक्शन जो है ये है हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स सपोज इनिशियल जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी सॉल्ट की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम मैं ये सारी बातें को लिख देती हूँ यहाँ पे, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी बाद में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू C। ओके, अगर NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन C है तो उसी से तो बना था ना NH4 प्लस, आई होप आपको याद होगा। NH4 प्लस जो आपके सोल्यूशन में आया है वो कहां से आया है, देखो किससे मिला है, NH4Cl से मिला है, जो सॉल्ट आप मिक्स कर रहे हो उससे मिला है। तो NH4 प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl अगर C है तो NH4 प्लस की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C ही होगी। क्लियर,
ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लेट्स सपोज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है स्मॉल एच, स्मॉल एच, ठीक है। डिग्री को कैसे लिखा जाता है? डिग्री को लिखा जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाइड्रोलिसिस। मतलब मान लो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो कॉन्सेंट्रेशन है अमोनियम के वो है X। टोटल अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना हमने लिया था? C। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना कर रहा है? X। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना बोलोगे? X इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप बोलोगे H, दैट इज इक्वल टू X बाई C। यहां से X कितना हो गया? CH। तो रिएक्शन जो होती है उसी के ऊपर तो हम डिग्री का नाम लिख देते हैं ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज इक्वल टू X अपॉन C। X की वैल्यू कितनी आ गई है? CH आ गई है। फाइन, फाइन, ओके। अब ये है NH4 प्लस H2O, मैं दोबारा से लिख रही हूं उस रिएक्शन को, ये NH4OH और इधर हो गया आपका H प्लस। शुरू में NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम C मान लेते हैं, वाटर से हम कंसर्न नहीं है क्योंकि ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ये दोनों शुरू में कितना कितना है? 0 0 है। फिर रिएक्शन आगे बढ़ी, रिएक्शन आगे बढ़ी तो ये X कंज्यूम हो गया, ये खत्म हो गया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात थी और ये इक्विलिब्रियम की बात लिखेंगे। इक्विलिब्रियम आते आते X कंज्यूम हो गया। X को हम और क्या लिख सकते हैं? CH लिख सकते हैं, ठीक है। CH कंज्यूम हो गया, कितना बचा? C माइनस CH बचा NH4 प्लस का। ओके, आपको रिएक्शन से दिख रहा होगा NH4 प्लस जितना भी रिएक्ट करेगा उतना ही NH4OH बनेगा और उतना ही H प्लस बनेगा, राइट। तो NH4 प्लस मान लेते हैं, NH4 प्लस जो है वो है C माइनस CH। ये तो बचा हुआ है NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। CH रिएक्ट की है तो आप बताओ NH4OH कितना बनेगा? जब ये CH रिएक्ट किया है तो ये CH बनेगा, ये भी CH बनेगा, राइट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई इक्विलिब्रियम पे? CH और CH। अब आपने ये रिएक्शन लिख लिया, इक्विलिब्रियम भी आ गई है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। और ये रिएक्शन है कौन सी? हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। तो आप इस कांस्टेंट को क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे KH इज इक्वल टू, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ये, इसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH इज इक्वल टू, वैल्यू कितना पुट करोगे? देखो, NH4OH की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है इंटू H प्लस की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और H2O। रिएक्टेंट साइड में NH4 प्लस और H2O है। ये जो H2O है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी एक्टिविटी हम 1 पुट करेंगे, राइट। इस प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है। NH4OH कितना? CH। H प्लस कितना? CH। NH4 प्लस कितना? C इंटू C माइनस CH लिखा था ना, उसको हम लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस H, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू KH। अब देखो कट गया है ये C, फिर क्या आया? KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। क्लियर? फाइन। ये रिएक्शन जो थी, ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। NH4 प्लस पानी के साथ कंबाइन कर रहा है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका आपको पता होता है, उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा होता है। हम कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम है व्हेन कंपेयर टू 1, बहुत ही कम होती है व्हेन कंपेयर टू 1। दैट्स वाई आपको पता है ना, हमेशा वीक रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम सेट कर सकते हैं और वीक रिएक्शन में डिग्री ऑफ दैट रिएक्शन हमेशा बहुत कम आएगी। तो H इज लेस देन 1 तो हम कह सकते हैं 1 माइनस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, पहला फॉर्मूला आ गया। KH इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू CH स्क्वायर। C क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, भूलना नहीं। KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। H क्या है?
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन। क्लियर? ओके, अब यहां से आप H भी तो डिफाइन कर सकते हो ना, क्या बोलोगे, KH अपॉन सी का अंडर रूट, KH अपॉन सी का अंडर रूट। ओके, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपने डिफाइन कर दिया, अंडर रूट KH अपॉन सी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, तो H की वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन KH की वैल्यू, KH ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, KH इज कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा। ओके फाइन। अब हमने जो उस रिएक्शन में H प्लस निकाला था, है ना, NH4 प्लस पानी के साथ कंबाइन करके NH4OH और H प्लस बनाया था। जो हमने H प्लस लिखा था उसकी वैल्यू कितनी थी, CH थी। C तो ठीक है, H की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट KH अपॉन सी, अभी अभी लिखा। ये C को अंदर भेज दोगे बाहर वाले को, तो क्या बनेगा अंदर जाकर, C स्क्वायर बनेगा। क्या आ गया फॉर्मूला, अंडर रूट KH इंटू सी, दिस इज इक्वल टू H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी। एक इक्वेशन अभी मैं ड्रॉ करूंगी, एक रिलेशन, ठीक है, समझना इसको। KH तो ओके है, KH तो आपने कैलकुलेट किया, कितना आया KH, NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस और यहां पर पानी। ठीक, KW आपको पता है क्या होता है, KW क्या होता है, KW आपको मालूम ही है बहुत बढ़िया से, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और ये तो 1 कर देना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। KH और KW हो गया। इसके बाद अभी आपके सोल्यूशन में कौन बना है आपको पता है, NH4OH बन रहा है। और अगर NH4OH बनेगा, समझ में तो आ गया ना वो कैसे बनेगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। अब अगर NH4OH बनेगा तो इसका मतलब है कि वो भी अपनी इक्विलिब्रियम को सेट करेगा। ठीक, तो चलो मैं लिखकर थोड़ा बता देती हूँ। NH4OH जो बन रहा है आपके सोल्यूशन में, वो भी अपनी इक्विलिब्रियम को सेट कर रहा है, और क्या बना रहा है, NH4 प्लस बना रहा है और OH माइनस आयन बना रहा है। यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, ये भी अपनी इक्विलिब्रियम को भी सेट करेगा, KB आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड KB विल बी इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक, ओके, आपने डिफाइन कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया KB को, तो KB पता चल गया, KW पता चल गया, KH उधर है। थोड़ा एक आप रिलेशन बताओ। अब मैं चाहती हूं कि आप मल्टीप्लाई करिए, KH और KB को मल्टीप्लाई करो। KH और KB को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, NH4OH कट जाएगा, NH4 प्लस भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस। तो क्या हम लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू KB इंटू KH, H प्लस इंटू OH माइनस, तो KW को बोला जाता है ना, तो KW इज इक्वल टू KB इंटू KH, KB इंटू KH, करेक्ट। तो ये हो गया, KW इज इक्वल टू KB इंटू KH, समझ गए हम। अभी मेरा एक टारगेट है, मैं चाहती हूं पीएच निकालना है सोल्यूशन का। ओके, पीएच निकालने के लिए आप वो रिएक्शन ढूंढो जिस रिएक्शन में H प्लस बना हो। तो हमारा जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन था उसमें H प्लस बना था, राइट। कितना बना था, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी, अंडर रूट KH इंटू सी। KH की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, KH इज इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन KB होता है, क्योंकि KW इज इक्वल टू KH इंटू KB। तो लिख दें इसको, KW अपॉन KB इंटू सी इज इक्वल टू H प्लस, नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों साइड, क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW इंटू सी अपॉन KB टू द पावर हाफ। नेगेटिव लॉग सामने लाकर हाफ को मल्टीप्लाई करिए, लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, करेक्ट। ओके, इधर जो आपने नेगेटिव लॉग H प्लस लिखा है उसी को तो हम PH बोलते हैं ना, माइनस हाफ लॉग KW। लॉग KW याद है क्या, KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस 14 होती है, राइट। तो माइनस हाफ लॉग
10 टू द पावर -14। ये तो सही है, ये तो इधर सामने जाएगा, 14 बनेगा, प्लस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 14/2 7 हो जाएगा। इसका आंसर तो 7 हो गया। प्लस log c माइनस log kb इज इक्वल टू, देखो 7 आ गया, माइनस हाफ log c आ गया और प्लस हाफ log kb आ गया, pH। ठीक है, तो pH बराबर फाइनली हम लिख सकते हैं ना, ये जो माइनस लिखा हुआ है माइनस log kb, इसको आप चाहो तो माइनस, ये प्लस log kb लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो माइनस pkb लिख सकते हो, माइनस pkb बाई 2। माइनस p लिखने का मतलब है माइनस माइनस लॉग, जो कि प्लस हो जाएगा, माइनस हाफ log c। तो pH हमारे इस सोल्यूशन का कितना आ रहा है, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है इसका pH इज इक्वल टू 7 माइनस pkb अपॉन 2 माइनस हाफ log c। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन। Kb क्या है, जो वीक बेस बन रहा है उसकी Kb की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, और आपको pH को डिफाइन करना है, करेक्ट। चलो आगे आगे, नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ, अभी हमने सीखा था वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, अब सीखेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड कैटेगरी। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है, उसमें वीक एसिड तो आप किसको बोल रहे हो, वीक एसिड विल बी वीक एसिड, एसिडिक एसिड है ना, HCN, ये सारे वीक एसिड है। CH3CO और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होगा, मिलकर क्या बनेगा, CH3CO Na, या फिर NaCN भी बोल सकते हो या KCN बोल सकते हो, एंड सो ऑन। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम एसिटेट का, CH3CO Na, इसको आपने डाल दिया पानी में, डाल दिया, ओके। पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है, पानी में डालने के बाद चलो पहले अलग अलग से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये पानी है, यहाँ पर पहले सेपरेटली कर लेते हैं फिर कंबाइन कर देंगे। पानी तो अपना H प्लस और OH माइनस आयन को फॉर्म किया हुआ है, और ये पानी में जाते ही टूट गया और क्या बनाया, CH3CO माइनस बनाया, और क्या बनाया, Na प्लस बनाया, करेक्ट। अब देखो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सभी कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, मैंने ये बता दिया था आपको, तो ये है कंप्लीटली सॉल्युबल। अब Na+ क्या H+ के साथ कंबाइन करेगा, नो। Na+ क्या OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि पानी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस बने, NaOH बने, नो। पानी के अंदर NaOH टूटता है, बनता नहीं है। Na+ H2O के साथ कंबाइन करेगा क्या, नहीं। Na H2O के साथ कंबाइन करता है, Na+ नहीं। अब आते हैं एसिटेट में, एसिटेट OH माइनस के साथ, नो। एसिटेट H+ के साथ, यस यस, एसिटेट H+ के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3CO माइनस जो आपके सॉल्ट से आया है वो पानी के H+ आयन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनता है। और क्यों बनता है एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वो चाहता है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, ठीक है, ओके। अब ये तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गए सभी, फाइन फाइन, इनको बनना था। प्रोसेस समझते हैं अब क्या क्या हुआ। H+, ये जो H+ था इसको CH3CO माइनस ने ऑब्जॉर्व कर लिया। अब आपको पता है ना ये इक्विलिब्रियम से H+ तो डिक्रीज हो जाएगा, H+ आयन जो है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन से घट जाता है, और अगर H+ आयन घट जाएगा तो बताओ ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से प्रोडक्ट को हटा लेते हो तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है पानी का टूटना बढ़ गया, फॉरवर्ड में तो पानी टूट रहा है ना, तो हम समझ गए दैट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि H+ आयन को CH3CO माइनस आयन कम कर रहा है कंबाइन करके, ओके। तो कॉम्बिनेशन से H+ आयन घटते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है, ओके। अब देखो आयोनाइजेशन ऑफ पानी बढ़ गया, मतलब पानी ज्यादा H+ और OH माइनस आयन बना रहा है,
जो H प्लस आयन बन रहा है इस बार, उसको तो एसिटेट फिर से खींच लेगा। इसका मतलब सोल्यूशन में कौन एक्स्ट्रा रह जाएगा? OH माइनस आयन। तो सोल्यूशन में, in solution OH minus ion becomes more than H plus ion। ठीक है, क्योंकि अब H plus ion तो कंबाइन होते हुए जा रहे हैं, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। OH माइनस आयन ज्यादा हो जाता है H प्लस से, तो हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं, राइट? ठीक है, सेकेंड। अब बताओ, आपका जो ये सोल्यूशन है वो बेसिक तो हो गया, क्लियर। अभी एक चीज बताना, इस हाइड्रोलिसिस, यहाँ हाइड्रोलिसिस हुआ क्या? क्या पानी ज्यादा टूटा? यस यस, पानी टूटा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, पानी टूटा, करेक्ट। तो हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या Na प्लस रिस्पॉन्सिबल है? नो, CH3CO माइनस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही है जो H प्लस आयन को गेन कर रहा है और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है। तो इस बार जो हाइड्रोलिसिस हुई उसको आप क्या बोलोगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। अब मैं रिएक्शन लिखती हूं। रिएक्शन हो क्या है? अल्टीमेटली CH3CO माइनस प्लस पानी मिलकर क्या बना रहा है? CH3COH प्लस OH माइनस। इसका H प्लस निकाल लिया, CH3CO माइनस और OH माइनस आयन फ्री हो गए हैं सोल्यूशन में। इस बार भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो आप सॉल्ट का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये C है। तो अगर सोडियम एसिटेट आप C लिए हो, इसका मतलब है एसिटेट भी कितना बनेगा? C बनेगा। तो ये C है, इससे मतलब नहीं क्योंकि ये प्योर है। ये दोनों शुरू में 0 0 है ना, सिर्फ सॉल्ट है हमारे पास, पानी में सॉल्ट को मिलाया है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मान लेते हैं। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात है, ये टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात है। CH गायब हो गया, ओके। जब ये CH गायब होगा, CH जब यूज होगा, तो एसिटेट CH अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड कितना बनेगा? CH बनेगा, और ये भी CH बनेगा। कहां से पता चला? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप देखो रिएक्शन की, सभी के आगे 1 1 1 1 लिखा हुआ है ना। ओके, ये कितना बचा? C माइनस CH, ये CH, ये CH। KH डिफाइन करिए फटाफट, KH डिफाइन करो, CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H, कट गया, कितना आ गया? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। H की वैल्यू बहुत बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू 1, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत कम होगी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। KH इज इक्वल टू बन गया CH स्क्वायर, बिल्कुल वही फॉर्मूला आया जो पुराने वाले केस में आया था। फाइन, H की वैल्यू क्या है? अंडर रूट KH अपॉन C, क्लियर? स्मॉल h की ये वैल्यू आई है। सोल्यूशन में और क्या बन रहा है बताओ? सोल्यूशन में देखो बहुत ध्यान से, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन में OH माइनस बन रहा है। इस बार कितना बन रहा है OH माइनस? OH माइनस कितना बन रहा है? CH के बराबर, ठीक। C इंटू H कितना? KH अपॉन C, KH अपॉन C, ये C स्क्वायर, जो C था बाहर वो अंदर आ जाएगा रूट के, तो उसको हम अंडर रूट C स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कट गया, कितना बना? अंडर रूट KH इंटू C, OH माइनस, OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू C। वहां पर H प्लस की वैल्यू आई थी अंडर रूट KH इंटू C, है ना। OH माइनस आयन जो आपने निकाला है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करूंगी जैसे तभी किया था। याद है आपको? हम लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, राइट। KH को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस बार हम KH को लिख सकते हैं, कौन बन रहा है इस बार बच्चा? इस बार बन रहा है CH3COH, कौन स्पेयर्ड रह गया है? OH माइनस आयन अपॉन CH3COO माइनस, पानी तो 1 होता है, उसको नहीं लिखे, ठीक है। ये KH है। देखो इस सोल्यूशन में कौन बना? इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से सोल्यूशन में कौन बन रहा है? CH3COH बन रहा है। और अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को भी सेट करेगा। तो फाइनली CH3COH जो है, CH3COH वो टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस बनाएगा, करेक्ट, क्लियर।
आप के डिफाइन कर सकते हो ना, क्या लिखोगे के को CH3CO माइनस H+। अब देखो वीक बेस अगर बन ही गया है पानी में तो वो थोड़ा बहुत टूटता भी रहेगा पानी में, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे आप के ए और के एच को, कट रहा है क्या, एसिड कट रहा है, एसिटेट भी कट रहा है, इसका मतलब क्या बच गया है, के एच इंटू के करते ही सिर्फ H प्लस इंटू ओ एच माइनस आ गया, दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ओके, के एच इंटू के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ऐसा ही तो वहां आया था, कितना आया था, के एच इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ओके, के एच को आप क्या लिख सकते हो, के डब्ल्यू अपॉन के लिख सकते हो, वो तो ठीक है, लिख ही सकते हैं। अब OH माइनस आयन अभी अभी मैंने निकाला था ना, OH माइनस आयन, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, OH माइनस की वैल्यू आई थी अंडर रूट के एच इंटू सी, अंडर रूट के एच इंटू सी। इस बार आप के एच को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी लिख दिया। नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के, फाइन, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस, ये तो आपको पीओएच देगा ना, ये तो आपको पीओएच मिल जाएगा यहां से। अच्छा, मैं इसको रीराइट कर देती हूँ एक बार, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू, इधर आपने निकाला है नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के, नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको पीओएच दे दिया है और आप एकदम ही जानते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है 14, इसको नहीं भूलना, ठीक है। चलो तो हमने पीओएच निकाल लिया, पीओएच कितना आ रहा है, नेगेटिव लॉग, सामने नेगेटिव साइन को सामने लिया और नेगेटिव साइन को सामने लेने के बाद लॉग हाफ मल्टीप्लाई कर दो, सामने लाकर हाफ को कर दिया मल्टीप्लाई, कौन कौन रह गया है, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के, ठीक है, ओके, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू कितनी वैल्यू, लॉग 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस लॉग सी, ये जो माइनस लॉग दिया हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस पी लिख सकते हो, प्लस पी के, पी का मतलब ही होता है माइनस लॉग, माइनस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, माइनस 14 सामने आएगा, 7 बन जाएगा, 7 माइनस हाफ लॉग सी हो जाएगा, माइनस हाफ पी के हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पीओएच। मैं चाहती हूँ आप पीएच निकालिए, उसके लिए क्या करोगे, पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, कोई शक नहीं है इसमें, 14 माइनस पीओएच करेंगे तो 14 माइनस ये पूरा 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के ए, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू पीएच। और ये कितना बन रहा है, 14 माइनस 7 करा, 7 आ गया, प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पी के ए, दिस इज इक्वल टू पीएच। ये फॉर्मूले को याद करने में मैं आपको हेल्प करूंगी, सिर्फ आपको उन फॉर्मूले को याद करना है जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, जो डब्बे में बंद किया है, और डेरिवेशन को आपको समझना है, ठीक है। डेरिवेशन याद नहीं रखोगे, डेरिवेशन को याद नहीं करना है आपको, बट समझना है, ओके। चलो ये तो हम निकाल लिए हैं, हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कर लिया। अब बारी आती है लास्ट केस की, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, जैसे कि CH3CONH4, ये सॉल्ट कहां से बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, या फिर NH4C है, ये सारे सॉल्ट होंगे वीक एसिड वीक बेस के। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, CH3CONH4, करेक्ट, ये पानी में गया टूटा, मैंने आपसे कहा है अमोनियम के जो सॉल्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे सॉल्युबल होते हैं, जाकर टूट गया इनटू NH4 प्लस एंड CH3CO माइनस, करेक्ट, फाइन। अब देखो वाटर तो है ही आपका, पानी जो है वो तो टूटा हुआ थोड़ा बहुत आयनाइज्ड स्टेट में हमेशा ही रहता है, ये भी है। अब शुरू करते हैं, ये तो खत्म हो गया है, कंटेनर में जो NH4 प्लस बना है, बताओ वो किसके साथ कंबाइन करेगा, H प्लस के साथ करेगा, नहीं, किसके साथ करेगा, OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। जब NH4 प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब OH माइनस आयन कम हो गया,
OH माइनस आयन अगर कम हो गया, अगर इसकी कॉम्बिनेशन हो रही है तो OH माइनस आयन घट रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। जब फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो पानी ज्यादा टूटा, ज्यादा H प्लस बना, ज्यादा OH माइनस बना, NH4 प्लस फिर से उस OH माइनस के साथ कंबाइन कर लिया, मतलब सोल्यूशन में किसको छोड़ दिया, H प्लस को। करेक्ट। आगे अब आते हैं एसीटेट पे। एसीटेट किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एसीटेट कंबाइन कर रहा है H प्लस आयन के साथ। एसीटेट कंबाइन कर रहा है H प्लस आयन के साथ। ये मैं ब्लू में एसीटेट को लिख रही हूं, आप लोगों को कलर देखने में अगर दिक्कत हो रही है ग्रीन ब्लू, तो मैं एसीटेट को रेड कर देती हूँ, रेड। एसीटेट का ये एरो आया, किसके पास आया, H प्लस के पास। ये हुआ सबसे पहले H प्लस, क्योंकि कंबाइन कर लिया एसीटेट के साथ, घट गया इक्विलिब्रियम से, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो गई, रिएक्शन फिर से शिफ्ट हो गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। CH3CO माइनस क्या कर रहा है, H प्लस आयन के साथ कंबाइन कर रहा है और सोल्यूशन में OH माइनस को फ्री छोड़ रहा है। NH4 प्लस क्या किया था, OH माइनस के साथ कंबाइन किया था और H प्लस आयन को फ्री छोड़ दिया था, मतलब NH4 प्लस H प्लस आयन को फ्री कर रहा है, CH3CO माइनस OH माइनस आयन को फ्री कर रहा है। तो ये सोल्यूशन एसिडिक होगी या बेसिक होगी, ये डिपेंड करेगा NH4 प्लस या CH3CO माइनस, किसकी स्ट्रेंथ, किसकी हाइड्रोलिसिस पावर अधिक है। ठीक है, तो इस बार आपसे कोई पूछे ना सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम सिर्फ न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके तब बता पाएंगे कि pH लेस देन 7 आ रहा है या मोर देन 7 आ रहा है। ओके, अब आपसे अगर ये बोलता है कि बताओ हाइड्रोलिसिस हो रही है या नहीं, हाँ तो बिल्कुल हो रही है। H2O जो है वो टूट रहा है इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन, और इसको कौन तोड़ रहा है, इसको तोड़ने में कौन फेवर कर रहा है, NH4 प्लस भी कर रहा है और CH3CO माइनस भी कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बारी कैटायनिक एज वेल एज अनायनिक दोनों ही हाइड्रोलिसिस हुई है। ठीक है, तो कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों ही हाइड्रोलिसिस हुई। अभी आप सारे पॉइंट समझते जाओ, मैं फॉर्मूला को याद करने में आपका हेल्प करूंगी। ओके, अब रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं। NH4 प्लस प्लस ये जो एसीटेट है, ये दोनों ही पानी को तोड़ रहे हैं, NH4 OH बन रहा है और कौन बन रहा है, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लियर? ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को C मान लिया, तो अमोनियम भी C बनेगा और एसिटेट भी C बनेगा। वाटर से मतलब नहीं हम लोगों को, ये दोनों कितना कितना है, 0 0 है। ओके, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आते आते मान लो ये CH खत्म हो गया। ठीक है, CH हो गया खत्म। अगर CH खत्म होगा NH4 प्लस का, तो इसका मतलब है CH3CO माइनस का भी CH खत्म होगा। और CH कहां से आता है, ये मैंने आपको बताया था, X इज इक्वल टू CH कैसे आता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है ना। ओके, ये भी CH हो गया कंज्यूम। ये दोनों सेम क्यों कंज्यूम हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर दोनों के आगे आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 1 कंज्यूम होगा और ये 1 1 बनेगा। ठीक है, ओके फाइन। जब ये CH के साथ कंबाइन किया है तो ये CH बनेगा और ये CH बनेगा, राइट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो CH आएगी, CH आएगी, C माइनस CH आएगी और C माइनस CH आएगी, वही पुरानी बात है ये तो। अब आपको डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है हम लिखेंगे KH, एंड KH विल बी इक्वल टू CH3COOH into NH4OH upon CH3CO minus into NH4 plus. Okay, KH is equal to CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, CH into CH अपॉन नीचे कितना आया था, C माइनस CH, तो C into 1 माइनस H द होल स्क्वायर। C माइनस CH दो बार ही आ गया है। ओके, अब कैंसिल कर दोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो C स्क्वायर कैंसिल हो गया है, C स्क्वायर से रह गया क्या, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, C स्क्वायर तो गया। रूट ले लेते हैं, रूट KH इज इक्वल टू H अपॉन 1 माइनस H implies अंडर रूट
KH माइनस H अंडर रूट KH इज इक्वल टू H। ये क्या बना, अंडर रूट KH इज इक्वल टू H प्लस H रूट KH, करेक्ट? इम्प्लाई अंडर रूट KH H इंटू 1 प्लस रूट KH, ठीक है? H कितना आ जाएगा, H आ जाएगा रूट KH अपॉन 1 प्लस रूट KH। देखो शुरू में दोनों जो H आया था, पहले दो केसेस में H आया था ना, एक में आया था अंडर रूट KH अपॉन C, एक में आया था सेकेंड वाले में भी अंडर रूट KH अपॉन C आया था। बस फर्क ये था कि KH की रिप्रेजेंटेशन दोनों में अलग अलग थी, एक में थी KW अपॉन K और एक में थी KW अपॉन KB। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्मॉल h की जो वैल्यू थी वो दोनों ही केसेस में, शुरू के दोनों ही केसेस में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो था वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये वाला जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो रूट KH अपॉन 1 प्लस रूट KH है, और आपको पता है KH सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, तो हमने H निकाल लिया, बहुत अच्छा, H निकाल लिया। तो नेक्स्ट टारगेट अपना क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है pH, है ना? pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप इस पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिएक्शन को ध्यान से देख के आपको समझ में आ जाएगा आपको pH कौन दे सकता है। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो दिया नहीं, pH का मतलब है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर मिलेगी, NH4OH H प्लस सप्लाई करेगा या CH3COH सप्लाई करेगा? ऑब्वियसली CH3COH सप्लाई करेगा। तो लिखते हैं फिर CH3COH टूट कर क्या बनाया, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ओके फाइन, अब यहां से आप K तो डिफाइन कर पाओगे, K विल बी इक्वल टू CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। बढ़िया, अब KH आपने लिखा था, KH आपने क्या लिखा था बच्चा, आपने लिखा था CH3COH इंटू NH4OH अपॉन CH3CO माइनस इंटू NH4 प्लस। क्लियर है? ठीक, अब थोड़ा देखो इस रिएक्शन को ध्यान से, मैंने आपको बताया था NH4 प्लस, ये जो NH4 प्लस है ये जितना रिएक्ट करता है उतना ही CH3CO माइनस रिएक्ट करता है, ठीक है? जितना NH4 प्लस शुरू में रहेगा उतना ही CH3CO माइनस शुरू में रहेगा, क्योंकि ये सेम सॉर्ट से आ रहे हैं, तो इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, ये रिएक्ट भी सेम कर रहे हैं। इसका मतलब है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर रहेगी। आप देख भी सकते हो C माइनस CH फाइन। अब राइट हैंड साइड जाओ, NH4OH और CH3COH को ध्यान से देखो, ये दोनों 1:1 में बन रहा है ना? तो जब भी ये दोनों बनेंगे, दोनों ही बनेंगे और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में बनेंगे। जैसे अमाउंट आप देख सकते हो CH और CH बना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके आगे बैलेंस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 है, राइट? तो मैंने जो यहां पे लिखा है CH3COH इंटू NH4OH, इसकी जगह पे तो मैं ये भी लिख सकती हूँ CH3COH का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो आपस में बराबर ही है हमेशा, अपॉन CH3CO माइनस का होल स्क्वायर, राइट? अब रूट KH विल बी इक्वल टू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस, करेक्ट? ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो, जो आपने CH3COH अपॉन CH3CO माइनस को डिफाइन किया है, दैट इज इक्वल टू रूट KH, उसको आपको पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है? आप देखिए अब Ka इज इक्वल टू क्या मिला था, Ka इज इक्वल टू वो क्या था, एसिटेट अपॉन एसिटिक एसिड इंटू H प्लस। तो यहां लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू
एसीटेट, ऊपर से ही लिख रही हूं बस मैं, अपॉन एसिटिक एसिड इंटू H प्लस। ठीक है, अब बताओ H प्लस को लिख सकते हो क्या? H प्लस विल बी इक्वल टू Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3CO माइनस। ठीक, और CH3COH अपॉन CH3CO माइनस को आपने क्या सीखा है? रूट KH। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे Ka इंटू रूट KH इज इक्वल टू H प्लस। वंस मोर, Ka इंटू रूट KH इज इक्वल टू H प्लस। फाइन, चलो अब ये जो KH आया है इसको फिर से रिप्रेजेंट करने का टाइम आ गया। यहाँ पे आपको पता है ना, एक तो वाटर तो हमेशा ही है, वो तो हमेशा ही है पानी, उसको लिख दिया। बताओ KH की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड में NH4OH बन रहा था, CH3COOH बन रहा था, आप चाहो तो रिएक्शन को चेक कर लेना, अपॉन NH4 प्लस रिएक्टेंट के साइड में था और CH3CO माइनस रिएक्टेंट के साइड में था, KH भी लिख दिया। ओके, अब आपको पता है NH4OH और CH3COH ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन से बन चुके थे, तो NH4OH जो बना था, कहां बना था याद है ना? भूलना नहीं प्लीज, ये रहा, यहां बना था ना NH4OH, देखा? और हाइड्रोलिसिस की एक ही रिएक्शन तो लिखी है, और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन से CH3COH भी बना था। अब ये दोनों जो बने हैं ये तो अपना इक्विलिब्रियम सेट करेंगे ना? यस करेंगे, तो इसका मतलब है NH4OH जो है वो टूटा, और टूट कर क्या बनाया? NH4 प्लस बनाया, और क्या बनाया? OH माइनस बनाया। ठीक है, CH3COH ये भी अगर बना है तो ये भी तो एक वीक एसिड ही है, ये भी टूटेगा, है तो एसिड ही, टूट कर क्या बनाएगा? CH3CO माइनस और H प्लस। क्लियर? अब बताओ, क्या आप Ka डिफाइन कर सकते हो और क्या आप Kb डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। Kb यहां से क्या डिफाइन करोगे? NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, राइट? यहां पे क्या डिफाइन करोगे बताओ? Ka इज इक्वल टू CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। गॉट इट? चलो, Ka आ गया, Kb आ गया, KH आ गया, अब और KW तो है ही, इसको रीअरेंज कर। मैं चाहती हूं कि आप इस बार थोड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन करें, आप KH इंटू KB करो, KH इंटू KB, दिख रहा है ना? NH4OH कैंसिल हो गया, NH4 प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल करके बता देती हूँ, चलो यार, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कौन कैंसिल हो जाएगा? NH4OH नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, NH4 प्लस नीचे है, ये ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको और मल्टीप्लाई कर दो आप Ka के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करो, CH3CO माइनस, इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, कैंसिल, यहाँ एसिटिक एसिड ऊपर है, यहाँ एसिटिक एसिड नीचे है, कैंसिल। तो इसका मतलब क्या रह गया? जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो आपको बचा हुआ सिर्फ H प्लस इंटू OH माइनस साइन मिलेगा। तो हमने क्या करा? हमने जो लिखा KW इज इक्वल टू Ka इंटू KH इंटू KB, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो KW बन जाएगा। ओके, अभी 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 हमने H प्लस को क्या लिखा है? H प्लस इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट KH, H प्लस इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट KH है, और KH की वैल्यू क्या है? KW अपॉन KA इंटू KB है, करेक्ट? H प्लस इज इक्वल टू KA रूट KH, वंस मोर, H प्लस इज इक्वल टू KA रूट KH, KA रूट KH की वैल्यू कितनी होगी? सारा प्रोडक्ट किसके बराबर था? KW के बराबर, हर बार वही हुआ है, KH will be equal to KW upon KA into KB। ठीक, ये वाला KA को अंदर ले जाना, हाँ, इसको अंदर ले जाओगे ना तो क्या बन जाएगा? KA स्क्वायर बन जाएगा, कट जाएगा, फिर ये कट गया, इससे कट गया, क्या रह गया बताओ? क्या रह गया? रह गया अंदर KW इंटू KA अपॉन KB। फिट, ये है क्या? H प्लस। नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू
नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी, ऊपर क्या 1/2 माइनस हाफ लॉग, अब शुरू होगा लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस लॉग के बी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पीएच है। लॉग के डब्ल्यू क्या होगा, 10 टू द पावर लॉग 10 टू द पावर -14, मतलब -14 हो जाएगा, उसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस हाफ लॉग के प्लस हाफ लॉग के बी। तो आ गया हम लोगों का pH इज इक्वल टू 7। अब ये जो माइनस लॉग लिखा है इसको आप प्लस p लिख सकते हो ना, तो प्लस pKa/2 माइनस pKb/2। गॉट इट। pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa/2 माइनस pKb/2। ओके, ये फॉर्मूला हमारा आया है वीक एसिड वीक बेस के केस में। तो इन केसेस में अगर आपको कभी भी pH पूछी जाए तो आप आउटराइटली ऐसे मत बोलना कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है, आपको सॉल्व करना होगा, केबी की वैल्यू गिवन होगी और फिर आप pH को देखकर बता देना कि ये एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है या बेसिक सोल्यूशन बन रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। बच्चा क्या होती है सॉल्युबिलिटी? कुछ टर्म्स है इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहली बात तो यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the required amount of solute to form 1 liter of saturated solution। ये तीन टर्म्स जो मैंने अंडरलाइन किए उनको ध्यान देना। At constant temperature, the required amount of solute to form 1 liter of saturated solution is known as solubility of that particular salt, जिसका आप solution बना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझे, पहले तो मैंने इसमें क्या किया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, फिर क्या कर रही हूं, 1 लीटर सोल्यूशन तैयार कर रही हूं सैचुरेटेड, और जिस भी सॉल्ट की हेल्प से आप वो सोल्यूशन तैयार कर रहे हो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर पे मैंने फिक्स कर दिया टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर फिक्स किया। अब इस टेम्परेचर पे ये है पानी लिया और इसमें मिलाया एक सॉल्ट मिलाया 10 मोल, और ये पानी था टोटल 1 लीटर, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ सॉल्ट मिलाया, वो डिसॉल्व हुआ, 1 लीटर ही रह गया है मान लो सोल्यूशन, जो फाइनल सोल्यूशन है वो 1 लीटर है। तो 10 मोल्स ऑफ सॉल्ट हम मिलाए, अभी जो सोल्यूशन बना ये सैचुरेटेड नहीं बना है, ठीक है, मतलब हम और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर को फिक्स करके और आप और अधिक सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, इसे सैचुरेटेड बोलते हो, ठीक है। अगर आप और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व कर सक रहे हो, इट मींस अभी फिलहाल तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। मैंने 10 मोल मिलाया, डिसॉल्व किया, ठीक है, 12 मोल मिलाया, डिसॉल्व हो गया, 15 मिलाया, डिसॉल्व हो गया, 18 मोल मिलाया, 18 मोल्स मिलाया। उसके बाद जब मैं 19th मोल ऐड करने के लिए गई तो वो जो सॉल्ट था वो अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉल्ट नीचे जाकर जमा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं समझ गई कि 18th मोल जब मैंने ऐड किया तभी सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। ओके, तो मेरा ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये पूरी कहानी है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की कहानी है। अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं इसमें और ज्यादा सॉल्ट को मिलाऊं तो इस टेम्परेचर पे तो पॉसिबल नहीं है, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी ना तो पानी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा
और ज्यादा सॉल्ट आकर डिसॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, तो मुझे सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अब मैं डिफाइन कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी कि अच्छा ये जो सॉल्ट है उसका 18 मोल मैंने डिसॉल्व किया, तब जाकर 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट इज 18 मोल्स पर लीटर। ओके फाइन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्टली फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला तो आप बता दोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस या कोई सा भी सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और ये सोल्यूशन कैसा है, ध्यान रखना, ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है। ये फॉर्मूला कहां से आया, एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर रही हूं 2 लीटर का, और उसको तैयार करने के लिए मैंने 40 मोल 40 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाया है, सोल्यूशन सैचुरेटेड है। मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखी हूं, 40 मोल्स चाहिए 2 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो 1 को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 40/2, है ना। मतलब 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको तैयार करना है, तो उसके लिए आपको 20 मोल्स ऑफ सॉल्ट चाहिए होंगे। यही 20 मोल्स जो है वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जितना भी है, जैसे यहां पर अगर आपको बोला जाए 2 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन contains 40 moles of salt। ठीक है, और इसमें आपको बताना है सॉल्युबिलिटी। तो आप सॉल्युबिलिटी कैसे बताओगे, S विल बी इक्वल टू, इस एग्जांपल में S विल बी इक्वल टू 40/2, दैट इज इक्वल टू 20 मोल्स पर लीटर। वही लिखा है मैंने ऊपर, 40 टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता देना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कर देना। ठीक है, अब मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बच्चा बताओ, क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, या क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला में तो ऐसा दिख रहा है कि डिपेंड करेगा, बच्चा लोग हाँ हाँ बोल देता है, गलत है। देखते हैं कि करके, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगे या नहीं, ये चेक करना है। मैंने आपसे कहा, फिर से एक एग्जांपल, एक सोल्यूशन बनाया गया है 1 लीटर का। ओके, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए मैंने 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड करा है। ठीक है, आप बोलोगे कि अच्छा 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन का बन गया, तो आपने 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मिलाया। ओके फाइन, सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू 20 मोल्स पर लीटर, 20 मोल्स पर लीटर, सही बात है। ओके क्लियर। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज कर दूं, क्या मैं 21st मोल डाल सकती हूँ इस सोल्यूशन में टेम्परेचर को सेम रखकर, नहीं डाल सकती हो ना। और टेम्परेचर को सेम ही रखना होगा, तभी आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही डिफाइंड होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाऊं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को घटा देती हूँ, मान लो मैं 19 मोल ही केवल रखती हूँ, तो क्या ये सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा, नहीं होगा, फिर तो ये सैचुरेटेड ही नहीं होगा। तो फिर से ये सॉल्युबिलिटी वाली जो क्राइटेरिया है, जो डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी को, उसको तो मैच नहीं कर रहा। इट मींस आप मोल्स को बढ़ा सकते नहीं हो, घटा दोगे तो भी दिक्कत है, बढ़ा दोगे तो भी दिक्कत है, बढ़ा सकते ही नहीं है टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है सॉल्युबिलिटी। ओके, अब आती है वॉल्यूम की बारी। वॉल्यूम, मान लो मैं इसमें 1.5 लीटर, इसमें क्या किया मैंने 500 ml और ज्यादा पानी का ऐड कर दिया। अगर आप इसमें सिर्फ पानी ऐड कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ पानी, ठीक है, 500 ml 1 लीटर और आपने पानी का ऐड कर दिया। अगर आप केवल पानी ऐड कर दोगे, तो बताओ फिर ये सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा क्या, नहीं, फिर तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब फिर से सैचुरेटेड वाला पॉइंट मीट नहीं हुआ। अगर आप इससे पानी निकाल लेते हो,
ये जो सोल्यूशन है इससे आप थोड़ा सा पानी एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर क्या होगा पता है, फिर वो उतने सारे जो सॉल्ट थे ना उनमें से कुछ सॉल्ट वापस से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इस पॉइंट को, प्रेसिपिटेशन के पॉइंट को हम सीखेंगे बाद में। तो ये तो पक्का हो गया है कि नहीं, जो सॉलिबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है, ना आप वॉल्यूम को बदल सकते हो, ना आप नंबर ऑफ मोल्स को बदल सकते हो, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। कौन सा सॉल्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है ये उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक। सॉलिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, depend on number of moles of solute और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक बात है। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, किस तरह का आपने सॉल्ट लिया है, आपने NaCl सॉल्ट लिया है या AgCl सॉल्ट लिया है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। NaCl, KCl, AgCl सभी की अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो कोई एक सॉल्ट है जो 10 मोल में सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेगा, कोई है जो 15 मोल में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है, कोई 2 में ही बना लेगा, ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये सीखा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पानी जो पोलर है वो पोलर और आयनिक को डिसॉल्व करता है, और बेंजीन जैसे नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। अगर आप पोलर को नॉन पोलर में मिक्स कर दोगे तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो NaCl है, मान लो NaCl, वो तो आयनिक है ना, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, उसको बेंजीन में डिसॉल्व करने जाओगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉमन आयन इन सोल्यूशन। ये दोनों पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया थियोरेटिकली, लेकिन ये जो कॉमन आयन इन सोल्यूशन है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, solubility of a salt is equal to ionization of the salt. Solubility of a salt is equal to ionization of the salt. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। ये है NaCl, ये है पानी, वाटर, और इस पानी में मैंने मिला दिया है NaCl, ठीक है। NaCl वाटर में जाते ही कंप्लीटली टूट जाता है इनटू Na+ एंड Cl-, ठीक है। ये कंप्लीटली जब टूट गया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, 100% टूट गया। जो आयंस होते हैं ना वो हमेशा, दुनिया में जितने भी आयंस हैं वो हमेशा परफेक्टली सॉल्युबल रहेंगे इन वाटर। आप इस टॉपिक को, हाइड्रेशन एनर्जी की टॉपिक को मैंने बताया है, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन अभी भी मैं बता देती हूँ थोड़ा। ये जो Na+ है, एक बार आपने NaCl डाला वो टूटा इनटू Na+ एंड Cl-। ये जो Na+ है इसको वाटर सराउंड कर लेगा, घेर लेगा पूरा। ये पानी है, ठीक है, ये H2O है। जैसे ही आप NaCl को पानी में डालोगे, अगर वो Na+ में टूट गया तो पानी उस Na+ को बहुत अच्छा से घेर लेगा। O के पास पानी में होती है Δ-, हाइड्रोजन के पास होती है Δ+। वाटर अपने ऑक्सीजन को ओरिएंट कर देता है टुवर्ड्स Na+, और Na+ और ऑक्सीजन में हो जाती है अट्रैक्शन, ठीक है। ये पूरा एक स्फेयर बन गया है।
मतलब Na+ जो है वो बहुत सारे पानी से सराउंडेड है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ Na+, हाइड्रेशन ऑफ एन आयन। इन शॉर्ट आप इसको NaAQ लिखते हो, मतलब बहुत सारे पानी से घिरा हुआ है Na+, ठीक है। ये हो क्या रहा है, हाइड्रेशन हो रही है। सिमिलरली मैंने आपको बताया दुनिया में जितने भी आयंस होते हैं सभी की हाइड्रेशन होती है। Cl- भी अगर लोगे तो पानी क्या करेगा, पानी अपने हाइड्रोजन को टूवर्ड्स क्लोरीन ओरिएंट कर देगा। ये पानी है, ये सारे बहुत सारे हैं इस तरह से, सब ड्रॉ नहीं कर सकती। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पॉजिटिव डेल्टा प्लस H और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए पानी क्या किया है, अपने हाइड्रोजन को ओरिएंट कर दिया है टुवर्ड्स Cl-, और Cl- भी बहुत सारे पानी से घिर जाएगा, बहुत सारे पानी आकर Cl- को सराउंड कर लेंगे। ये जो सराउंड करने का प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन बोलते हो। हाइड्रेशन Na+ की भी हुई, हाइड्रेशन Cl- की भी होगी, हाइड्रेशन दुनिया में जितने भी आयंस हैं उन सभी की होती है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे Cl- एक्वस, हाइड्रेटेड Cl- एक्वस का यही मतलब होता है। तो NaCl को आप पानी में डालते हो, वो जाते ही अंदर टूट जाता है इंटू Na+ एंड Cl- और टूटकर Na+ हाइड्रेटेड, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस बना लेता है। मतलब हर तरफ पानी ही पानी है, और जो आपने डाला था NaCl, Na+ यहां आया, बहुत सारे पानी से सराउंडेड है, Cl- यहां आया, खूब ये लोग पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, हर तरफ पानी उनको घेर कर रखा है। Na+ यहां आया, Cl- यहां आया, इससे करके पूरे पूरे कंटेनर में वो स्प्रेड हो गए हैं। हम बोल रहे हैं डिसॉल्व हो गया। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा सॉल्ट था, पानी में जाते ही डिसॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं, ये जो सॉल्ट था ना फर्स्ट वैरायटी, ये था सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या होता है, ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लो ये मैंने फिर से ही पानी लिया, और इसमें क्या मिला दिया, AgCl, इस पानी में डाल दिया AgCl। वो जो AgCl है उसके मैंने 1000 मोल डाल दिए पानी में, NaCl भी 1000 डालोगे ना तो NaCl 1000 का 1000 टूट जाएगा, लेकिन AgCl जब आप 1000 मॉलिक्यूल डालोगे पानी में तो 1000 में से एक टूटेगा, एक टूटेगा मतलब एक आयोनाइज होगा, Ag+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, बाकी सारे AgCl के ही फॉर्म में रह जाएंगे। तो ये है मान लो 10,000 सपोज, एक ये बना एक ये बना, ठीक है, शुरू में तो ये 0 0 था ऑब्वियसली, फिर क्या हुआ, फिर एक ये टूटा और ये एक बना, ये एक बना, फाइनली ये एक है और ये कितने 9999, ठीक है। तो AgCl ऐसा नहीं करता कि वो पानी में जाते ही कंप्लीटली टूट जाए, वो बहुत कम आयोनाइज होता है, और वो बहुत कम आयोनाइज हो रहा है, इसका मतलब है AgCl इस फॉर्म में हमेशा ही पानी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जब भी कभी रिएक्टेंट हमेशा ही प्रेजेंट रहे तो आप उस रिएक्शन को क्या लिखते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, इक्विलिब्रियम सेट करती है ना। तो AgCl Ag+ और Cl- फॉर्म कर रहा है, बहुत ही कम वो टूटा, अब Ag+ जो बन गया उसको तो पानी सराउंड कर लेगा, Cl- जो बन गया उसको तो पानी घेर लेगा, तो वो लोग बड़े आराम से पानी में इधर उधर घूमते रहेंगे, और पानी में जो इधर उधर घूम रहा है आराम से उसी को आप कहते हो सॉल्युबल। Ag+ यहां पर है, Cl- यहां पर है, लेकिन जो AgCl था लेफ्ट वाला जो टूटा ही नहीं इनटू आयंस, वो क्या होगा, वो उसके पास, वो तो अल्टीमेटली न्यूट्रल है ना, उसके पास नेट चार्ज तो है नहीं, उसके पास ना नेट चार्ज है और वो मॉलिक्यूल पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो वो क्या होता है, उसको पानी हाइड्रेट नहीं कर पाता। हाइड्रेशन के लिए तो चार्ज होना एसेंशियल है ना, AgCl तो एक साथ प्रेजेंट रहेगा, नेट चार्ज तो उसके ऊपर 0 रहेगी। तो अब ये बेचारे सारे AgCl जिसको पानी अपने बीच में घुलने नहीं दे रहा है,
जिसको पानी इतना वेलकम नहीं कर रहा कि उसको जाके सराउंड करे एंड ऑल, तो ये सारे जो AgCl हैं वो नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। गॉट इट? तो ये AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल्ड रहेंगे, है ना। AgCl ये वाला जो पूरा है वो नीचे सेटल्ड है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल्ड है। और समझते हो ना प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? सॉलिड। सॉलिड पूरा सॉल्ट जो आपका है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये सॉलिड नीचे रहेगा। Ag+ जो है वो पानी के साथ मिल गया, मतलब पानी के साथ पूरा हाइड्रेट हो गया है, सराउंडेड हो गया है। Cl- भी एक्वस। गॉट इट? अब मैंने आपको यही कहा था कि एक सॉल्ट की डिसोल्यूशन का मतलब होता है उसकी आयोनाइजेशन। वो जितना आयोनाइज हो रहा है उतना ही वो डिसॉल्व हो रहा है, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है जो आयोनाइज नहीं हुआ वो मतलब है कि वो डिसॉल्व भी नहीं हुआ, और फिर वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल रहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है बात स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। अब ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं आपके यहाँ पर, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कुछ एग्जाम्पल इनका हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोल रहे हैं बहुत ही कम सॉल्युबल है ये, ठीक है। वैसे तो आपको पता है एक परफेक्ट करके तो कुछ भी नहीं है ना, आइडियल कुछ भी नहीं है। तो इनसॉल्युबल टर्म इज नॉट ओके, स्पेरिंगली सॉल्युबल टर्म बेटर है। थोड़े बहुत आयंस तो AgCl के भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, से फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI, Ag2CO3, lead sulfide, ZnS, BaSO4। ठीक है, ये सारे जो है ना ये सभी प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और भी बहुत सारे, उतना आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई सी भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम सेट करेगी ही करेगी, है ना। इक्विलिब्रियम तो एंड डेस्टिनेशन होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन का। फाइन। अब AgCl जो है यहाँ पर, ये वाला AgCl जो स्पेरिंगली सॉल्युबल था, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं अभी हम देखे भी, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़े थोड़े डिसॉल्व हो रहे हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रेजेंट है, सॉलिड की फॉर्म में नीचे सेटल्ड है। ठीक है, ओके। और वो इक्विलिब्रियम भी सेट कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। अब आप बताओ, हम जब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम NaCl की हेल्प से इक्विलिब्रियम की स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो इररिवर्सिबली टूटता है, पानी में जाते ही पूरा टूट जाता है। तो हमें बेसिकली किसको सीखना है? AgCl के टाइप के सॉल्ट को सीखना है, स्पेरिंगली सॉल्युबल टाइप के जो सॉल्ट है उनको सीखना है। ओके, ठीक है। तो अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले AgCl को इन वाटर लिया, AgCl इन वाटर। AgCl है ये सॉलिड है, Ag+ बनाया और क्या बनाया? Cl- बनाया, एक्वस। ओके, ठीक है। AgCl तो सॉलिड है ना, और सॉलिड की जो एक्टिविटी होती है वो कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। क्लियर? सॉलिड की एक्टिविटी इज कंसिडर टू बी 1, तो इससे आप कंसर्न नहीं रहोगे, ये तो नीचे जब जाएगा तो 1 1 बन जाएगा। ठीक है, शुरू में तो ये दोनों 0 0 है, ऑब्वियसली स्टार्ट में तो नहीं रहते ये। फिर क्या हुआ? लेट सपोज solubility of AgCl be S mole per liter। इसका मतलब है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के लिए कितना AgCl डिसॉल्व होगा? S मोल। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल डिसोल्यूशन, और मैक्सिमम पॉसिबल डिसोल्यूशन कब हो सकती है बच्चों? इक्विलिब्रियम पे। आप जानते हो ना, प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कब बनता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से और बियॉन्ड कोई चेंज नहीं होता इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है हमारे AgCl की, सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहा है ये, S ये डिसॉल्व हो गया, S हो गया ये खत्म। ये दोनों कितने कितने बनेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बता रही है? ये S बनेगा, ये S बनेगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आते आते AgCl S मोल खत्म हो चुका है, 5 मोल 10 मोल जो भी है वो खत्म हो चुका है। ठीक है,
अब एक सॉलिड की जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा ही 1 होती है। तो मान लो पहले भी ये सॉलिड था 1000 मोल का सॉलिड, अब ये 995 मोल्स का सॉलिड है, तो भी तो ये सॉलिड ही हुआ ना, तो इसकी एक्टिविटी अभी भी 1 होगी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये एस बना है, ये एस मोल पर लीटर बना है, ठीक है, ये एस मोल पर लीटर और ये भी बना है एस मोल पर लीटर। क्लियर? नाउ अब मैं चाहती हूं आप डिफाइन करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस केस में इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, KSP। दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP इज इक्वल टू क्या होगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? ओके, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो आप KSP को क्या लिख सकते हो, S इंटू S दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर। फाइन, KSP को लिखने का ये दोनों तरीका है, S स्क्वायर लिखो या फिर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इंटू Cl माइनस लिखो, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब अगर मान लो सेकेंड एग्जाम्पल, Ag2CO3 को पानी में लिया गया इन वाटर, Ag2CO3 जो है वो टूटा थोड़ा बहुत 2Ag प्लस में और CO3 2 माइनस में, ठीक। शुरू में तो ये तो सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड होते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इससे मतलब नहीं, ये 0 है ये 0 है। फिर इक्विलिब्रियम आते आते ये टूट गया, कितना टूटा, इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, S खत्म हो गया, फिर से कुछ सॉलिड ही बचा, उसकी एक्टिविटी हमें नहीं देखनी है, ये 2S बना, ये कितना बना, S बना, ठीक है। जितना Ag2CO3 टूटेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रही है, उससे डबल Ag प्लस बनेगा, 2S और S बन गया। KSP कैसे डिफाइन करोगे बच्चा, KSP होगा Ag प्लस का स्क्वायर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो लिखते हैं, CO3 2 माइनस टू द पावर 1 अपॉन Ag2CO3। Ag2CO3 तो सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, तो अपॉन आप Ag2CO3 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ये तो हो जाएगा 1। KSP लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 2S, क्योंकि S Ag2CO3 टूट रहा है, ये कितना S, तो हम लिखेंगे 2S का स्क्वायर इंटू S, 4S का स्क्वायर इंटू S, ठीक है, ये बन गया कितना, 4S क्यूब। मतलब KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। ठीक, समझ में आ गया, S दिया रहेगा, KSP निकालना होगा। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, इस बार हम क्या करेंगे, हम कॉमन आयन इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह से वो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, ओके। चलो, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करा, इस बार मैं क्या करने वाली हूं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, AgCl को पानी में डालेंगे और उसी पानी में NaCl भी मिलाएंगे, ठीक है। AgCl इन वाटर कंटेनिंग NaCl, ठीक है। पता है आपको AgCl पानी में जाकर कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ऐसे ही होता है। NaCl जो है वो इररिवर्सिबली टूटकर क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मान लो NaCl जो मैंने मिलाया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी x मोलर, तो ये तो पूरा खर्च हो जाएगा, पूरा ही टूट जाएगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा, सही बात है। ओके, AgCl की बात करते हैं। AgCl तो सॉलिड है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में तो कुछ होगी, S थी पानी में। इस बार थोड़ा नोटिस करो, आपने Cl माइनस यहां पर एक्स्ट्रा डाल दिया है इस पानी में, ये Cl माइनस इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, आप जानते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कभी भी अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ा दें
तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, राइट? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो ये चल रही है AgCl वाली, उस फॉरवर्ड रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? डिसोल्यूशन, क्योंकि वो आयनाइजेशन है, ठीक है, ये कहलाएगा डिसोल्यूशन। जो नीचे वाली रिएक्शन है वो डिसोल्यूशन का उल्टा है, उसमें क्या हो रहा है? AgCl सॉलिड बन रहा है। तो AgCl सॉलिड तो डिसॉल्व नहीं होता ना, वो तो नीचे सेटल हो जाता है। उल्टे वाले प्रोसेस को आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो Cl- ने क्या किया है बच्चों? Cl- ने AgCl की डिसोल्यूशन रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन एनहांस हो गई है, ठीक है। Cl- प्रेसिपिटेशन, Cl- ने प्रेसिपिटेशन एनहांस कर दिया है AgCl की डिसोसिएशन रिएक्शन का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ गई, AgCl की डिसोल्यूशन कम हो रही है, वो ज्यादा प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीज हो गई है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो डिसोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था। मतलब अगर आप एक कॉमन आयन डाल देते हो तो वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर प्रेसिपिटेशन को फेवर करता है या फिर सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। हम लिख सकते हैं Cl- और कॉमन आयन decreases the solubility of AgCl। AgCl की सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया है Cl- ने, ओके। अब सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो लेट द न्यू solubility in presence of Cl, in presence of NaCl BS', ये नई सॉल्युबिलिटी है। वाटर, जब हम वाटर लिए हैं और AgCl को लिया गया है, उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि वो जो पुरानी वाली सॉल्युबिलिटी थी जिसमें NaCl नहीं था, वो वाली सॉल्युबिलिटी S थी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर बीइंग S। तो आप बताओ सॉल्युबिलिटी कम किसमें होगी? जिसमें NaCl भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है S' इज लेस देन S, ठीक है। ओके, तो नया सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ रहा है। अब हम लिखते हैं रिएक्शन NaCl जो है वो टूट कर क्या बनाया? Na+ और Cl- बनाया। कितना कितना? ये X मोलर, ये X मोलर, ये पूरा खत्म, ठीक है। और AgCl जो है वो टूट कर Ag+ और Cl- बना रहा है, और इसकी नई सॉल्युबिलिटी कितनी है? S' है। तो शुरू में तो मतलब नहीं, ये दोनों 0 0, ये S' टूट गया, ये S' बना, ये S' बना, ओके। और AgCl बाद में जो बचा रहा वो भी सॉलिड है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। फिर KSP डिफाइन कैसे करोगे? KSP इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन की डिफाइन होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इंटू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? देखो Ag+ तो सिर्फ यहां से है ना, S' हो जाएगा, S'। Cl- कितना हो जाएगा बताओ? Cl- तो यहां से है S' और यहां से Cl- कितना है? X। Cl- इन दोनों जगहों में मिल रहा है, तो Cl- की वो ऊपर वाला जो Cl- है वो भी तो सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ है तब। S' plus C, this is equal to S' square plus S' C, this is equal to KSP. Got it? Okay. अब मैं आपको ये बता दूं, पहले भी बताया है, S' की वैल्यू बहुत कम है, तो S' स्क्वायर की वैल्यू और भी कम आएगी, है ना। 10⁻⁻10 का स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻20 हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो KSP, ये जो S' स्क्वायर है जो कि बहुत छोटा है, उसको हम एडिशन में से निगलेक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं KSP इज इक्वल टू S' इंटू C। यहां पर मैंने C लिखा है, एक्चुअली में यहाँ पे X अज्यूम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे X रिप्लेस कर देती हूँ, X रिप्लेस कर दिया S' इंटू X,
ओके, दिस इज इक्वल टू KSP आ गया। और आपको पता है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो तो टेम्परेचर के अलावा और कभी बदल नहीं सकते हो एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए। तो KSP की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को बदलने पे ही बदलेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पुराना KSP याद है क्या? अगर मान लो सिर्फ AgCl को आप पानी में डाले होते और इसका जो सॉलिबिलिटी है वो SS आया होता, तो KSP कितना आया होता? S² आया होता। अब आप मुझे ये बता दो कि नया KSP कितना मिला है आपको? अभी अभी देखे हो S-X, याद नहीं करना है फॉर्मूले को, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है। S-X और नया, दिस इज न्यू KSP। पुराना KSP कितना था? S²। ये दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों सेम होगा बच्चा, क्योंकि KSP तो AgCl की ही है। आप वो KSP को पानी के प्रेजेंस में निकालो या फिर AgCl के प्रेजेंस या फिर NaCl के प्रेजेंस में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को बदलने पे ही बदलेगा। ओके, तो KSP की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, S की वैल्यू अधिक होगी व्हेन कंपेयर टू S', क्योंकि ये मामला सिर्फ वाटर में है और ये मामला जो है ये वाटर प्लस NaCl में है। ओके, गॉट इट? चलो, तो हम ये समझ गए हैं। आप लोगों को याद है ना रिएक्शन क्वोशिएंट, मैंने आपको कभी बताया था रिएक्शन क्वोशिएंट। जैसे रिएक्शन क्वोशिएंट होता है उसी तरह से यहां पर सॉल्युबिलिटी के कंडीशन में हम रिएक्शन क्वोशिएंट नहीं बोलकर आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो ये अल्टीमेटली क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट ही है, क्यों? उसी आयनिक प्रोडक्ट को जब आप इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेस करते हो तो उसे क्या बोलते हो? KSP। वहां पे क्या बोलते थे? KEQ बोलते थे। क्लियर? फाइन। तो ये दोनों बातें कब बोली जाती है? ये दोनों बात होती है सॉल्युबिलिटी के कंडीशंस पे। सॉल्युबिलिटी वाला जो रिएक्शन आपको मिलेगा उसमें आप रैंडम कोई कंडीशन होगा तो आयनिक प्रोडक्ट बोलना, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा तो KSP बोलना। ओके, याद है आपको Q लेस देन KEQ? हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था Q लेस देन KEQ अगर कभी हो तो वो उस कंडीशन में रिएक्शन किधर जा रही होती है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। कभी भी Q इज इक्वल टू KEQ हो तो इसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। और कभी भी Q मोर देन KEQ हो तो इसका मतलब होता है रिएक्शन किधर आगे बढ़ रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अब आप Q की जगह पे आयनिक प्रोडक्ट रिप्लेस करते जाओ। आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP। चलो मैं इसको अलग से बता देती हूं। ये लिया AgCl, ठीक है, यहां पे रखा AgCl, ये थोड़ा बहुत टूटा, Ag प्लस बनाया और Cl माइनस बनाया, ठीक है। ये तो सॉलिड है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मतलब नहीं, ये दोनों 0 0 हैं। ओके, फिर क्या हुआ? किसी रैंडम कंडीशन में ये टाइम t इज इक्वल टू t है, इस टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई कुछ भी, सपोज x, और फिर इक्विलिब्रियम का टाइम आया, इस टाइम पे इसकी कंडीशन, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गई है SS, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ये S डिसॉल्व हो चुका है। तो सॉल्युबिलिटी टर्म तो तभी एक्सप्रेस करी जाती है जब सैचुरेटेड होता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेस करी जाती है ना। तो रैंडम किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप एक्सप्रेस करोगे, मतलब रैंडम किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप Ag प्लस इंटू Cl माइनस करोगे तो उसे क्या बोलोगे? आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, अगर आप आयनिक प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में लिखते हो तो फिर वो क्या कहलाता है? KSP कहलाता है। इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, बताओ ये कुछ दिख रहा है ना Q लेस देन KEQ के जैसा, मतलब रिएक्शन किधर डोमिनेट करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? डिसोल्यूशन की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है डिसोल्यूशन की और ये डायरेक्शन है प्रेसिपिटेशन की। तो कभी भी आपको आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP दिखे तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन किधर प्रीडोमिनेंट है? फॉरवर्ड में, या फिर डिसोल्यूशन इज
प्रीडोमिनेंट। ठीक है, एक ही बात है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ आईपी इज इक्वल टू केएसपी, इसका क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई है, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब तक आयनिक प्रोडक्ट कम है, जब तक के की वैल्यू तक नहीं आया है, जब तक ये वाली वैल्यू अटेन नहीं हुई है, उस टाइम तक तो फॉरवर्ड 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 चला जा रहा है, फॉरवर्ड ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, जब ये एस एफ वाली वैल्यू अटेन हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में आप जानते हो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन। और इफ आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन केएसपी, मतलब ये कुछ वैसा हो गया ना, क्यू मोर देन केईक्यू, इसमें बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, बैकवर्ड ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगी। तो यहां पर हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। इसमें प्रेसिपिटेशन प्रीडोमिनेंट है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो जब तक आयनिक प्रोडक्ट कम है, डिसोल्यूशन ज्यादा है, डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन, हो तो दोनों रहा है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, हर मोमेंट दोनों होता रहेगा। जब तक आयनिक प्रोडक्ट कम है, उस टाइम तक ज्यादा डोमिनेंट क्या है? डिसोल्यूशन। जब आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी बराबर हो गया, तब इक्विलिब्रियम सेट हो गई, प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन दोनों बराबर हो गया। और जब जो भी ऐसी कंडीशन आएगी जब आयनिक प्रोडक्ट अधिक हो जाएगा केएसपी से, उस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन अधिक होगा व्हेन कंपेयर टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, और मैंने आपको ये Q और K के बीच में रिलेशन बताया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, आप जरूर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, कोई आपसे बोले कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट कब हुई है? इक्विलिब्रियम पे। प्रेसिपिटेशन ज्यादा डोमिनेट कब हो गई? आईपी मोर देन केएसपी पे। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू, ये क्या है कंडीशन? आईपी मोर देन केएसपी। और जब इक्वल टू रहेगा उस टाइम पे जस्ट प्रेसिपिटेट्स, जस्ट प्रेसिपिटेट्स। तो कोई आपसे बोले कब शुरू हुआ, तो आईपी इज इक्वल टू केएसपी पे। कंडीशन अच्छी कौन सी है? आईपी मोर देन केएसपी, लेकिन इक्वल टू पे ही स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो जरूर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।